बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संतो मोइश्चत के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद मिर्जा। आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई और गुर्बत की वजह से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता महंगाई की वजह से गुर्बत बढ़ रही है। आज गंदम का बहरान है और उसकी वजह से आटे का बहरान। आटा 160 रुपए पर केजी मार्केट के अंदर सेल हो रहा है और इसी तरह चीनी 120 रुपए किलो और चावल 400 रुपए किलो और घी 600 रुपए किलो पर सेल हो रहा है। जो मजदूर एक दिन काम करता है उसकी उस दिन की दिहाड़ी से उसके घर का खाना पूरा नहीं हो रहा। इन हालात के अंदर इन्फ्लेशन कहाँ तक जाएगी, वर्ल्ड बैंक की क्या प्रोजेक्शंस हैं और पाकिस्तान के अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या पैरामीटर्स अख्तियार किए जा सकते हैं कि जिससे गुर्बत मजीद ना बढ़े, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। आज हमारे मेहमान हैं सफदर साहब जो मारूफ माहिर मुआशियात हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। वालेकुम सलाम। आज महंगाई ने पाकिस्तान के लोगों का जीना हराम कर दिया है। इन हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर गरीब तो अपनी जगह पे, जो हमारी मिडिल क्लास थी और हमारी लोअर मिडिल क्लास, वो परेशान है। आमदन में इजाफा उस स्पीड से नहीं हो रहा जिस स्पीड से महंगाई में इजाफा हो रहा है। और एक इम्पैक्ट तो नो डाउट ये है कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई ने रिसेशन की वजह से जन्म लिया है। इसके अलावा और आपके ख्याल में कौन कौन से पाकिस्तान के अंदर हालात है कि जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट है उसके जो मेन कॉज है वो आपका इनपुट का महंगा होना। जैसे आपकी बिजली की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। खित्ते में शायद सबसे महंगी बिजली जो है वो इधर ही पैदा होती है। फिर हमारी जो रॉ मटेरियल है, हम एक इंपोर्ट सेंट्रिक कंट्री बनते जा रहे हैं। जितने भी हमारे रॉ मटेरियल है या ज्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्टेड है। तो जब आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई तो जो जितने भी आपके इंपोर्टेड रॉ मटेरियल वो सारे के सारे महंगे हो गए। दूसरा ये है कि कोरोना के बाद से अभी तक जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उस पीक पे नहीं जा सकी, जिसकी वजह से सप्लाई चेन के इशू भी हैं, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के इशू भी हैं। चाइना में कभी कोविड आता है, कभी ठीक होता है। अभी भी वहां पे काफी मसाइल हैं। कुछ शहरों में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, अब उन्होंने उसको जो है वो थोड़ा ओपन तो किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखना चाहें कि क्या मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उसमें आपकी करेंसी का डी वैल्यू होना, आपकी जो इनपुट है जिसमें मेनली आपकी बिजली है उसका महंगा होना, आपके जितने भी रॉ मटेरियल है उनका इंपोर्टेड होना और आपके मुल्क में आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना, ये 4 मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से मुल्क में जो महंगाई है वो बढ़ रही है। तो इसलिए इस मुल्क में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि महंगाई कब कम होगी या कब कम होना शुरू होगी, तो आप इन 4 फैक्टर्स के ऊपर नजर रखें। अगर इनमें कमी आना शुरू हुई तो आप समझे कि महंगाई कम होना शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर के अंदर प्राइसेस इंक्रीज हुई, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, इवन कि हमारा फ्यूल की प्राइसेस इंटरनेशनल, नो डाउट के इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करती हैं, लेकिन वो कुछ जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हुई। वो है IMF। क्योंकि IMF से हमने किस्त लेनी होती है तो IMF अपनी डिमांड्स रखता है कि जिसकी बेसिस पे वो ये सिक्योर करता है कि क्या ये मेरा लोन वापस भी कर पाएंगे या नहीं। उसके एनालिस्ट आते हैं और बल्कि वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि किस कंट्री के साथ उनके क्या मुफादात है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो लोन देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जब भी IMF की इंस्टॉलमेंट आनी होती है, अभी पिछले दिनों के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से ये डिमांड की कि 800 बिलियन के फर्दर टैक्सेस लगाए जाएं तो फिर हम आपको इंस्टॉलमेंट अगली देंगे। और इसी तरह के मिनी बजट्स आते रहे पीछे और ये इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर लोड होता रहा। तो आपके ख्याल में ये IMF को किस तरह मैनेज किया जा सकता है कि वो या उसकी जो हम किस्त लेते हैं, बेल आउट पैकेज लेते हैं, उसको हम किस तरह लेके चलें, या पाकिस्तान की मईशत को किस तरह बेहतर करेंगे जिसकी जो कल हमें IMF की जरूरत ना पड़े तो हमारी महंगाई को कंट्रोल किया जा सके?
देखिए, हमारे लिए ये बड़ा आसान है कि हम ये कह दें कि IMF जो है ना अपने मफादात के लिए ये काम करता है और हमारे मुल्क की प्रॉब्लम का वो हिस्सेदार है। हमारे मुल्क की जो प्रॉब्लम है किसी और की बजाय वो हमारी अपनी पैदा करदा ज्यादा है। IMF को आप एक किसी लॉबी का एजेंट करने की बजाय अगर आप उसको एक सिंपल एक बैंक ट्रीट करें तो शायद उसकी बात समझने में हमें आसानी हो। IMF एक आम बैंक की तरह एक बैंक है जो मुल्कों के साथ डील करता है, किसी इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करता। जब आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हैं, किसी पाकिस्तानी बैंक में भी, तो आपको कहता है अच्छा हमें आप अपनी फिजिबिलिटी भी दिखाएं कि आप अगले 3 साल 5 साल की क्या प्रोजेक्शंस हैं, आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा, जो हमारा पैसा लेंगे उससे आप क्या करेंगे, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट होगा और आपकी क्या कैपेसिटी होगी हमें वापस करने की। इसी लाइंस के ऊपर IMF भी सोचता है। आप उनसे कहते हैं हमें फंड चाहिए, वो कहता है अच्छा आप मुझे बताएं फंड्स का करेंगे क्या, और जब यूज करेंगे तो उससे कितना पैसा जनरेट होगा, क्या आप हमें वापस कर सकेंगे। फिर आप जब कहते हैं कि जी आप हमें सुजेस्ट दें क्या करें, तो फिर वो आपको कहता है जी ये कर लें वो कर लें, बिजली बढ़ा लें, गैस बढ़ा लें, टैक्स लगा दें, तो आपसे आप इनकम जनरेट कर लेंगे और हमें पैसा वापस कर देंगे। अब बात ये आती है कि जी हमें क्यों जाना पड़ता है और क्यों हम इससे निकल नहीं पा रहे या कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले एक इसका आसान हल है कि आपको अपनी टैक्स बेस बढ़ानी पड़ेगी। आपको 2 तरह के प्रॉब्लम है इस वक्त, एक ये कि आपको हुकूमत चलाने के लिए पैसा चाहिए, एक ये कि आपको बाहर अपनी जो जिम्मेदारियां या ऑब्लिगेशंस हैं वो पे करने के लिए डॉलर चाहिए। तो अगर हम इनको अलग-अलग स्टडी करें तो पहली बात आ गई कि आपको इस मुल्क का निजाम चलाने के लिए पैसा चाहिए, आपको तालीम के लिए, आपको सेहत के लिए, आपको सिक्योरिटी के लिए, आपको अपनी फौज के लिए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोड के लिए पैसा चाहिए के लिए जो आपने पे करना। वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा हम लोग ही गवर्नमेंट को देंगे तो उससे वो बिजनेस अपना रन करेगी। वो हम कैसे देंगे? वो हम टैक्सेस की सूरत में देंगे, जो डिफरेंट गवर्नमेंट चार्जेस लगाती है। इनकम टैक्स हमसे कलेक्ट करती है, सेल टैक्स करती है, रोड टैक्स कलेक्ट करती है, इंपोर्ट पे टैक्स कलेक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट एक चीज बढ़िया है मैं कि अगर हम टैक्स बेस बढ़ाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू FBR में बैठे हुए वो लोग हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, कमिश्नर्स हो गए और उसके साथ बाकी टीम होगी। इसी तरह आलम यह है कि पाकिस्तान में वो पॉलिटिशियन जिनकी अपनी इंडस्ट्री है, फ्यूडल्स हैं, उनका दिल नहीं करता टैक्स देने को। अब दोनों जब एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं, ना एक का दिल करता टैक्स लेने को, वो उसमें करप्शन का एलिमेंट जब इन्वॉल्व होता है तो अगर पाकिस्तान को 1 बिलियन की एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर रेवेन्यू कलेक्ट होना है तो उसकी बजाय हाफ भी नहीं हो पाता, इसी तरह देने वाले का भी दिल नहीं करता। अगर आप जितने पाकिस्तान की असम्बली के अंदर पॉलिटिशियन बैठे हैं उनकी एनुअल रिटर्न्स उठा लें तो आपको नजर आएगा कि उनके एसेट्स कितने हैं और उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती कितनी थी और उन्होंने पे क्या किया, तो उसका हल क्या निकालेंगे? देखिए, जो FBR का हर बंदा ही ये बात करता है जी FBR का प्रॉब्लम है, हमारे सियासतदानों का प्रॉब्लम है, हमारी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम अपनी जगह पे, लेकिन ये सेकेंडरी प्रॉब्लम है। पहले बात मेरे ऊपर ये है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा अदा करूं। जब मैं पूरा अदा करूं तो फिर मैं इन चीजों से भी निकल सकता हूं। जहां जैसे मैं अपने दोस्तों को मिसाल देता हूं, जैसे हम मुसलमान हैं तो हमारे ऊपर फर्ज है कि 5 नमाजें पढ़ें। हम मौलवी हमारा ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5 को 2 कर लें, 3 कर लें, क्योंकि हमारे मस्जिद का मौलवी ठीक नहीं है। उसी मिसाल को अगर आप यहाँ फिट करें तो पहले अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा जो टैक्स बनता है वो मैं पूरी ईमानदारी से पे करूं। जब आप पूरी ईमानदारी से पे करेंगे तो आप FBR के जो प्रॉब्लम है उससे भी काफी हद तक निकल जाएंगे। FBR के भी जिन लोगों को प्रॉब्लम है या इसका जो ज्यादा शोर करते हैं, तो अगर आप कभी उनके टैक्सेस देखें तो आपको आइडिया होगा कि FBR कहाँ कितना फॉल्ट है और उनका अपना कितना फॉल्ट है। तो दोनों चीजें जो है वो इन पैरेलल चल रही हैं। टैक्स पेयर भी टैक्स अवॉइड कर रहा है और जब आप FBR में जाते हैं वहां भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अगर मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा कर लूं तो बहुत सारे मुझे FBR के मसाइल वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। एक बात। दूसरी जो बात आती है कि हम हर दफा ये लोग कोट करते हैं कि जी वो सियासतदानों के वो देखें एसेट्स इतने हैं और उनकी जो है वो टैक्सेस इतने नहीं हैं, वहां भी मसाइल हैं। लेकिन
हमारा जो, अगर आप सियासतदानों का देखें तो ज्यादातर उनमें वो हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो जागीरदार है, जिनके ऊपर ज्यादातर जो है जो वो feudals हैं। फ्यूडल्स हैं, और ज्यादातर उनके ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स लगता है। तो एग्रीकल्चर टैक्स जो है ओवरऑल बेसिस के ऊपर पूरे पाकिस्तान में रिड्यूस रेट पर है। वो चाहे उन्होंने किया, किसी और ने किया, सियासतदानों ने किया, या मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया, ओवरऑल जो एग्रीकल्चर पे टैक्स है वो कम है। और मेरा ख्याल है शायद वो कम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां आप एग्रीकल्चर पे टैक्स ज्यादा करेंगे तो आपकी गंदम महंगी होगी, आपके चावल महंगे होंगे, वो अल्टीमेटली आपको फिर जो है वो पब्लिक एट लार्ज को भी फेस करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट जब किसानों की हमदर्दी लेने के लिए गंदम का रेट बढ़ा देती है, तो अल्टीमेटली जब गंदम का रेट बढ़ता है तो आटे का रेट भी बढ़ता है, और फिर पब्लिक यानी इन्फ्लेशन मजीद इंक्रीज कर बढ़ती देगी अगर है। आप टैक्सेशन देखिए करते वो हैं। एग्रीकल्चर या फूड बास्केट को आपको हमेशा एक ऐसे पैरामीटर में रखना पड़ेगा कि फूड की कॉस्ट कम रहे। जब फूड की कॉस्ट कम रहेगी तो अल्टीमेटली जो आपकी फूड बास्केट है जो जनरल कंज्यूमर के लिए, वो कम रहेगी, और आप जो है वो एक फलाही रियासत की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं इसको शॉर्ट लफ्जों में बताऊं तो हमारा अगर जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाए, यहाँ लोगों को पता हो कि अगर मैंने ये गलत काम किया, ये मैंने टैक्स चोरी किया, ये मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और मुझे फेस करना पड़ेगा, मुझे जो है वो अदालत को फेस करना पड़ेगा, और मुझे वहां पे जजा और सजा के निज़ाम को फेस करना पड़ेगा, तो शायद बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की एक बड़ी रीजन इंटरेस्ट रेट है, जो आज 16% है। तो उसने जो फोरकास्ट किया वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर यानी 23 के अंदर, इस साल के एंड तक इंटरेस्ट रेट 20% तक चला जाएगा, फर्दर इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर 20% पे वो इंटरेस्ट रेट चला जाता है तो क्या ये इन्फ्लेशन में फर्दर इंक्रीज करने का सबब नहीं बनेगा? देखिए, जो आपके पास मॉनेटरी मेजर्स हैं जो नॉर्मली पूरी दुनिया में जो स्टेट बैंक्स हैं वो लेते हैं, कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो एक टूल जो उनके पास बड़ा आसान है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो नॉर्मली पीछे जो है वो पैसा की सर्कुलेशन कम हो जाएगी। जब पैसा की सर्कुलेशन कम होगी तो डिमांड कर्टेल हो जाएगी, और अल्टीमेटली वो इन्फ्लेशन में किसी हद तक कमी का बायस बनता है। लेकिन वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं करेगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज तो करेगी, लेकिन ये है कि जब आपके पास डिसबर्सेबल फंड्स कम हो जाते हैं तो अल्टीमेटली सप्लाई या डिमांड का सिस्टम जो है वो आपस में इंटरैक्ट करके जो आपके पास फंड्स हैं, जब उनकी कमी हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन है उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। आपने जो 2011 से लेके 13 तक का पीरियड है उसमें देखा, 8 से लेके जो 13 तक हमारी गवर्नमेंट है उसमें भी इंटरेस्ट रेट 20 या उससे ऊपर तक भी गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन उस वक्त भी ज्यादा थी, लेकिन अल्टीमेटली वो पे नीचे आया, रिवर्स हुआ कोविड में स्पेशली कम हुआ। फिर कोविड में आपने लोगों को जो है वो काफी रिलीफ दिया। जब आपने काफी रिलीफ दिया तो आपने देखा कि अल्टीमेटली जो सारे का सारा पैसा जो है वो रियल एस्टेट में चला गया। तो ये सारी चीजें हैं, बेशुमार फैक्टर्स हैं जो इंटरैक्ट करते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, और बेशुमार मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट्स और स्टेट बैंक्स लेते हैं जिससे वो कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन कर्टेल हो। नाजरीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से क्या इन्फ्लेशन डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट फर्दर इंक्रीज करने जा रहा है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। The Knowledge School and ILM Group of Colleges आला तालीमी मयार के हामिल 2 नेटवर्क में सरमायाकारी करें और शानदार तालीमी मिरास का हिस्सा बनकर मस्बत तब्दीली लाएं। सरमायाकारी, अताए इख्तियार, रहनुमाई। स्पेशल जो टीवी है वन ऑफ द बेस्ट चैनल है। इसकी जो पूरी टीम है इन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रगल्स की और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये जो चैनल है इसकी ख़ास खसूसियात मैं बताता चलूँ कि दीन से रिलेटेड है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है,
और पॉलिटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ इनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। और जो ख़ास तौर पे जो विजन है इनका वो है टूरिस्ट प्लेस, उसको भी डिस्कवरी की तरह कवर करेंगे। और इसमें हमारे मोस्ट सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं लीडिंग साइड ऑफ द ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनकी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशंस है। इनमें बड़े खूबसूरत इसमें एंकर्स हैं, टीम बड़ी अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट टीम है समझता हूँ पाकिस्तान की। जिस तरह हमारे जो बड़े चैनल्स हैं पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े नाम हैं, मैं समझता हूँ आई होप सो इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट कि जो टीम है इस चैनल को उनके साथ लाकर खड़ा करेगी। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद, 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलूचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सरबुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। मेरा नाम साद अकबर खान है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ अली अकबर ग्रुप का। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि आजकल का जो दौर है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक पावर है और उसको इस्तेमाल करके आप अपने हालात भी बेहतर कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के जितने मसाइल हैं या जो वसाइल का बेहतर इस्तेमाल है एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। स्पेशल टीवी जो है एक नई एंट्री है इस फील्ड के अंदर, जिसका मकसद जो है वो लोगों तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचाना, टाइम पर पहुंचाना और लोगों को अपने वसाइल का बेहतर जो इस्तेमाल है उसके तरीकेकार की तरफ लेकर जाना है। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा गैप है इस मार्केट के अंदर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का। सच्चाई जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, लेकिन स्पेशल टीवी की एंट्री से इंशाल्लाह ये जो एक गैप क्रिएट हुआ है इसमें बेहतरी मिलेगी और तमाम दोस्त जो इसको फॉलो करेंगे और जो इसको देखेंगे वो अपनी मालूमात में भी इजाफा करेंगे और अपने कारोबार को भी बेहतर तरीके से चलाने के काबिल होंगे। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से मॉनेटरी पॉलिसीज की अगर फार्मूलेशन देखी जाए तो वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इसलिए करते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल रिसेशन आगे बढ़ रहा है। उस रिसेशन के अंदर जरूरी होगा कि सर्कुलेशन ऑफ मनी हो, लोग कारोबार के अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करें और आगे बढ़ें। लेकिन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से फर्दर ना इन्वेस्टमेंट हो पाएंगी और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो इकोनॉमी है उसके कुछ मैक्रो मेजर्स होते हैं, कुछ माइक्रो मेजर होते हैं। जो मैक्रो मेजर हैं जैसे इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, ये किसी कोई इंडिविजुअल इनको सॉल्व नहीं कर सकता। दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट्स एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट्स एंड द स्टेट सेंट्रल बैंक। तो क्योस तो है। अब आपने इस क्योस के अंदर अपने लिए एक रीजनेबल वे ढूंढना है। अगर आप इस क्योस से लड़ना चाहेंगे आप लड़ नहीं सकते। आप ये कहें कि मैं ये करूं वो करूं और मैं इन्फ्लेशन को अपने लिए ही अब कम कर दूं, वो नहीं हो सकता।
आपको अपने ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे, अपने बिजनेस को समझना पड़ेगा, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को समझना पड़ेगा कि कैसे मैं चेंज करूं और किस तरह मैं इससे जो है वो कोप कर सकता हूं। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है उसमें इस वक्त जो बड़ा इम्पैक्ट है वो फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन का, जो 35.5% इस टाइम वो फूड रिलेटेड का इसलिए भी ज्यादा है कि आपने देखा कि शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब हमने देखा और वो 33% जो पाकिस्तान का एरिया था वो पानी के नीचे था, और वो सारा वो एरिया है जो एग्रीकल्चर एरिया, जो हमारा ज़रई एरिया सिंध का है, स्पेशली सिंध का भी, पंजाब का भी, केपी के भी, ज्यादातर वो एरिया रहा जो कि ज़रायत के साथ मुंसलिक है। तो आपकी आबादी तो उतने की उतनी है, जरूरत तो आपकी वहीं पे स्टैंड कर रही है। जब ने टन्स जो है गंदम वो पोर्ट पे पहुंच गई है और फर्दर 4000 टन्स पीछे इन प्रोसेस है, यानी 7000 हम रशिया से और यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, उसकी क्वांटिटी तो काफी ज्यादा है, रशिया से भी आप ले रहे हैं और यूक्रेन से भी ले रहे हैं। देखिए उनकी जंग का भी इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया पे है, हमारे ऊपर भी है। हमें भी जब फ्यूल और गैस के अंदर हमें भी जब गंदम की जरूरत होती है तो हमारे जो दो बेहतर सोर्स हैं वो रशिया और यूक्रेन ही है। अभी भी उनसे ले रहे हैं, उससे पहले भी उन्हीं से ले रहे थे। तो ये जो जंग का माहौल वहां पे रहा, हम वहां से टाइमली इंपोर्ट भी नहीं कर पाए, इस वजह से ये प्रॉब्लम बना। लेकिन ये है कि अभी तकरीबन 2 बड़े जहाज जो है वो ग्वादर पोर्ट पे लैंड आगे हुए हैं और उसके मुताबिक मेरे ख्याल में आंदा 1-2 हफ्तों में ये जो बहुत प्रेशर है इस वक्त गंदम या आटे की कीमत के ऊपर वो कम होना शुरू हो जाएगा। प्राइसेस डिक्रीज कर देंगी उनकी इस इंपोर्ट की वजह से जब मार्केट में ये गंदम आएगी? जब आपकी सप्लाई बढ़ेगी, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, जब आप सप्लाई बढ़ाएंगे तो जो कीमतें हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। आपको सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी और जो गंदम यहाँ से अफगानिस्तान स्मगल हो रही है या आटा स्मगल हो रहा है उसको भी रोकना होगा, यहाँ उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। तो उस तरह ही आप इसकी प्राइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या कि आप इंपोर्ट करते जाएंगे, पीछे से वो स्मगल होकर अफगानिस्तान जाता रहेगा और आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं होगी। लेकिन इन हालात के अंदर जब हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आप देखें कि हमारे फॉरेन रिजर्व हैं वो 5.5 बिलियन डॉलर के करीब हैं। ये अभी इस मंथ के एंड पे हमने $1 बिलियन देना है दुबई कमर्शियल बैंक्स का, और उसके अलावा पाकिस्तान की बाकी रॉ मटेरियल जो जरूरियात के लिए मैक्सिमम एक महीने के लिए आपके पास फॉरेन रिजर्व मौजूद है। तो क्या ये एक मुश्किल डिसीजन नहीं था कि एक तरफ फॉरेन आपके रिजर्व खत्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप गंदम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जो गंदम इंपोर्ट करना है इस वक्त तो वो एक लॉजिकल डिसीजन है, क्योंकि आपके लोगों को खाने के लिए आटा चाहिए, आप उसके बगैर तो नहीं रह सकते। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक तो इस वक्त इमीडिएट प्रॉब्लम यह है कि सैलाब की वजह से जो हमारी अजनास है वो तबाह हुई, काश्तकारी भी नहीं हो पाई और जो थी उनके भी जो गोदाम है वो तबाह हुए। तीसरी बात यह है कि हमारा जो गंदम का एरिया है वो थोड़ा कम हुआ, पहले की निस्बत हमारी उस तरह से गंदम नहीं आ रही। तीसरी बात यह है कि हमने उन मॉडर्न तरीकों के ऊपर अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव भी नहीं किया। हमारी जो यील्ड है इस वक्त खित्ते में सबसे कम है। हमारे यहाँ अगर 50-60 टन मन पर एकड़ निकलता है तो हमारे हमसाये में वो 90 मन पर एकड़ निकलता है। यूएसए, न्यूजीलैंड और इसी तरह आप चले जाएं ऑस्ट्रेलिया, उन कंट्रीज के अंदर 150 मन की एकड़ गंदम की पैदावार। तो हम जब तक जो है अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, मॉडर्न तरीके नहीं अपनाएंगे, हमें फसलों के लिए पानी की कमी का भी मसला रहेगा, हमारे लिए महंगाई भी मसला रहेगा, क्योंकि हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जितनी हमारी आबादी है। अब हम माशाल्लाह 22-23 करोड़ पे चले गए हुए हैं। तो हमें अब हमारे पास एरिया तो वही है, थोड़ा सा आपने नहरी निजाम बेहतर करके जो एग्रीकल्चर एरिया वो बढ़ाया तो है, सीड्स की क्वालिटी बेहतर करके, सीड की क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर की पड़ेगी, पेस्टिसाइड की करनी पड़ेगी, अपने किसान को एजुकेट करना पड़ेगा और उसकी फार्म टू
पब्लिक कंजम्पशन जो नेटवर्क है उसको इम्प्रूव करना मतलब एक पड़ेगा। चीज और अगर इम्प्रूव हम करें वो ये है कि हमारे किसान को ये अंदाजा नहीं है, अब जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान इस फील्ड में हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं इस एरिया को, कि अपनी प्रोडक्ट्स को उसकी फिनिशिंग अच्छी करके क्वालिटी बेहतर करके एक्सपोर्ट करना शुरू किए। तो ये भी मुमकिन है कि एक अच्छी प्राइसेस के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में भी उसे ले जा सकते हैं। तो किसान को एजुकेट करना जरूरी है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज और बड़ी अहम है यहाँ पे कि पाकिस्तान की माहाना स्मगलिंग अफगानिस्तान में हो रही है $2 बिलियन की, जिसमें गंदम भी शामिल है और बाकी प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब गंदम बाहर जाएगी तो ऑब्वियसली गंदम महंगी हो जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या पैरामीटर्स इख्तियार कर सकते हैं? देखिए वो तो जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो जितने भी दूसरे अदारे हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं और जो ओवरऑल सप्लाई चेन जो फूड बास्केट की है उसको कंट्रोल करते, उनको मेजर्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर लें, जितना मर्जी अच्छा रिजल्ट ले लें, जितनी मर्जी प्राइस कंट्रोल कर लें, अगर आप इस मिस यूज को या स्मगलिंग को नहीं रोकेंगे तो आप अपनी जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए एट एनी कास्ट उसको करना पड़ेगा, या आप इतनी प्रोडक्शन ले लें अपने मुल्क में कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल जो है अफगानिस्तान को जो एक्सपोर्ट करें, आप अलाउ करें लोगों को, रेवेन्यू जनरेट होगा। हाँ उस आप अलाउ करें लोगों को, ठीक है आप वहां पे जाके थ्रू एक्सपोर्ट प्रॉपर एक्सपोर्ट जो है वो आप करें, स्मगलिंग में ना जाए। क्योंकि आपने गंदम की एक्सपोर्ट भी बैन की हुई है। जब वो बैन है तो वो अगर वहां पे डिमांड है और ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो बिजनेसमैन का एक ही कानून होता है कि उसको बिजनेस चाहिए, उसको पैसा चाहिए, प्रॉफिट। तो इसलिए वो लोग जो है वो वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक अच्छी फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या हो सकती है? एक बैलेंस्ड पॉलिसी जिसमें आप इनपुट की कॉस्ट को रिड्यूस रखें और आप अपनी इंपोर्ट इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी में शिफ्ट करें, तो तभी आप इन चीजों को बेहतर कर सकते, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। यानी उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम टैक्सेशन इस तरह की करें कि जो हमारी इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने में हमें सपोर्ट करे? जो टैक्सेशन है वो इन्फ्लेशन रिड्यूस करने का मैयड तो नहीं है, लेकिन टैक्सेशन जो है वो आपकी ओवरऑल जो गवर्नमेंट की सप्लाई ऑफ सर्विसेज है टू द पब्लिक उसको बेहतर बनाने में। जैसे आप सपोज अगर आप फंड्स ज्यादा कलेक्ट कर लेते हैं, हम लोगों को फ्री हेल्थ फ्री एजुकेशन दे सकते हैं कि जब लोगों को फ्री हेल्थ फ्री एजुकेशन मिलेगी तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कम हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी तो वो जितने भी उनके पास जो है वो फंड्स हैं जो वो एजुकेशन पे या अपने हेल्थ पे लगा रहे हैं वो अपनी लाइफ क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए नो डाउट हमें जरूरत है कि हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं, टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं और उसमें अंदर जो लूप होल्स हैं कलेक्शन के और फिर एक्सपेंडिचर के उनको भी खत्म किया जाए। गवर्नमेंट पॉलिटिकली अपनी गवर्नमेंट को सेव करने के लिए ये कर रही है कि कुछ आइटम्स पे सब्सिडी दे के अपने आप को इस अवाम के प्रेशर से बचाने के लिए एनर्जी प्राइसेस के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जो बड़ा एक इशू है, पेट्रोल प्राइसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर रही है, कुछ सब्सिडी दे रही है। इन हालात के अंदर पाकिस्तान के ऊपर फॉरेन रिजर्व की कमी का बायस बनेगा और प्रेशर बढ़ता नहीं चले जाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर? देखिए जो ओवरऑल हमारी एनर्जी मिक्स है वो इंपोर्ट सेंट्रल है। आपको फ्यूल यूज करना है तो वो ज्यादा इंपोर्ट होता है, आप कोयला यूज करते हैं वो ज्यादा इंपोर्ट होता है, जो पानी से हम बिजली बनाते हैं उसका मिक्सचर इतना ज्यादा नहीं है। वो एक तो वो गर्मियों के सीजन में आता है तो 30% वो भी 30 से मैक्सिमम 40% तक है। 30%। तो आपको बाकी का जो सारे का सारा वो इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब आपके अपने रिजर्व्स नहीं होंगे, जब आपकी अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी तो आपकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से आपकी करेंसी जो है, डॉलर डिमांड ज्यादा होने की वजह से आपकी करेंसी जो है वो डी वैल्यू रहेगी। जब करेंसी डी वैल्यू रहेगी तो अल्टीमेटली आपकी सारी इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गई। अब आप गैस भी इंपोर्ट करते हैं। चंद साल पहले हम गैस इंपोर्ट नहीं करते थे इतनी, या कंजम्पशन ज्यादा कम थी यहाँ पे या प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा थी। तीसरा ये है कि अब जब आपके इंपोर्टेड फ्यूल महंगे होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक भी महंगी हो जाती है।
तो आपकी ओवरऑल जो एक स्नोबॉल इफेक्ट है वो चलता है, एक चीज महंगी फिर उससे दूसरी फिर उससे तीसरी, और अल्टीमेटली सारा का सारा बंडल एंड कंज्यूमर जनरल पब्लिक के ऊपर जाके हिट होता है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें पाकिस्तान के अंदर 9 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और इस इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट ने उनकी फर्दर कमर तोड़ के रख दी है। अब इन हालात के अंदर हमारे पास जो टैक्सेशन है वो एक ऐसे फर्द के लिए भी वही है कि जो बिलियंस में जिसकी इनकम है, और उस फर्द के लिए भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन वही है कि जो 1000 दिन में जिसकी इनकम है और उसके अखराजात उसकी इनकम से ज्यादा है। तो उसका बैलेंस किस तरह कर सकते हैं? देखिए, दो ही टैक्स के मैयन, एक डायरेक्ट टैक्सेस है जैसे पाकिस्तान में इनकम टैक्स है जी, और एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे आपने अभी ड्रैकोनियन टैक्स ला कहा, जो सेल टैक्स जनरली हम जिसे लेते हैं। जो सेल टैक्स है वो बेसिकली एक इनडायरेक्ट और जनरल पब्लिक के टैक्स है। उसकी ये प्रॉब्लम है कि वो हर एक को पे करना पड़ता है, चाहे उसकी इनकम मिलियन पर मंथ है और चाहे वो 20,000 पर मंथ कमाता है, उसके लिए वो इम्पैक्ट ऑलमोस्ट एक ही जितना है, क्योंकि वो कंजम्पशन रिलेटेड लॉ है कि जितना आप कंज्यूम करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आपको वो पे करना है। जो एक बेहतरीन टैक्स सिस्टम हो सकता है वो वही टैक्स सिस्टम है जो कि एक डायरेक्ट टैक्स सिस्टम होता है, कि जिसमें आप जितना कमाते हैं उसके हिसाब से टैक्स देते हैं, जो आपके कंजम्पशन पैटर्न पे नहीं, आपके इनकम पैटर्न पे टैक्स करता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है डायरेक्ट टैक्स की निस्बत। तो अगर हम इस मिक्सचर को चेंज करें और डायरेक्ट टैक्सेस का वॉल्यूम ज्यादा चले जाए, इनडायरेक्ट को कम कर दें, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो जनरल कंज्यूमर पर आएगा और उसकी जो लाइफ है, जो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम होगी। इसमें अभी जो पोजीशन है उस पोजीशन के अंदर जो जहां पाकिस्तानी इकोनॉमी स्टैंड कर रही है, बहरान है, परेशानी है, इन्फ्लेशन है, इन हालात के अंदर तो होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे बैठती, वो ये सोचती कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे होने चाहिए, कि हर मुल्क के अंदर ये उस मुल्क की खूबी होती है कि सियासी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन एक नुकाती एजेंडे पे जहाँ मुल्क बहरान की तरफ जा रहा है, जहाँ मुल्क क्राइसिस का शिकार है, गरीब परेशान है, उसे वो एक जो रोटी है 25 रुपीज की कॉस्ट कर रही है। तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है इस महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठें और इस गरीब का ये सोल्यूशन तो हल करें कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मैयर लिए जा सकें? और वो चूंकि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक बहरान का एक बड़ा सबब बनती है। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि नो वन इज एज वाइज एज ऑल ऑफ अस, कि हम में से कोई भी इतना ज्यादा अक्लमंद नहीं है जो हम सब से ज्यादा या हम सबकी कलेक्टिव विजडम से ज्यादा अक्लमंद हो। तो कलेक्टिव विजडम जहां पे भी जिस अमल के लिए भी आप करेंगे वो हमेशा एक बेहतर रिजल्ट की तरफ जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे सियासतदान मिल बैठ के नहीं बैठते, बहुत सारे मामलात में वो इकट्ठे बैठते भी है। जैसे हमने थोड़ा अरसा पहले आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया देखा, टेररिज्म का वाकया देखा, जब हमने फौजी अदालतें बनाई तब भी हमने देखा कि सारे के सारे सियासतदान एक जगह पे एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक फैसला लिया जिसका कि अल्टीमेटली पूरे मुल्क को फायदा हुआ। क्योंकि सियासी पार्टियों के अपने मसाइल भी हैं, उन्होंने अपने पॉइंट स्कोरिंग भी करनी है, तो बाज़ औक़ात कुछ फैसले वो अपनी सियासत को, मसलिहत को सामने रखते हुए भी करते हैं। लेकिन मेरी जाती राय में जब कभी भी सब लोग बैठेंगे, जब कभी भी वो एक इकट्ठा किसी फैसले को हल करने का सोचेंगे, तो वो हमेशा एक बेहतर ही रिजल्ट आएगा। तो अगर हमारे सियासतदान बैठ के एक कलेक्टिव विजडम के साथ एक फैसला लें, जिसे हमारे यहाँ मिसाके मईशत का बड़ा जिक्र हो रहा है पिछले कुछ अरसे से, अगर वो हो जाए तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क के लिए बेहतरी का ही कोई तरीका निकलेगा। नाजरीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अभी तो हमने बात की कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, फिजिकल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, सियासतदानों को कौन से फैसले करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए।
हम कौन से इंडिविजुअल लेवल पे मैयज करें पाकिस्तान इस मुआशी बहरान से और इन्फ्लेशन से निकल सके। ब्रेक के बाद दोबारा आ गया। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। इंजीनियर बनना मेरा शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुई। हमारे ख्वाबों को पूरा किया निसार गर्ल्स कॉलेज ने। Nisar Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms और laboratories, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, शानदार लाइब्रेरी, आरामदेह कैफेटेरिया, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के साथ निसार गर्ल्स कॉलेजेस दाखिले जारी हैं। FSc प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA, निसार गर्ल्स कॉलेजेस एडजेसेंट हीरा CNG, GT रोड खारियां। फोन 053-7611-897 up to 99। स्पेशल टीवी को अल्लाह की जात कामयाबी से हम किनार करे। मैं तो नादान ही था, मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। हाँ बात दिल में ही थी, दिल में रही और काम हो भी गया, बात दिल में ही थी, दिल में रही और काम हो भी गया। ऐसा कौन जिसने ज़ुबां का तकल्लुफ़ भी गवारा न किया, मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया। ये शफ़क़त चीमा को जो कुछ भी मिला ये हजूर की गुलामी में मिला। आप ज़रा गौर से सुनिएगा शफ़क़त चीमा क्या कहना चाह रहा है। यही कहना चाह रहा है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ले मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया, पर लाज रख ले मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। Bear witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. मीनारे पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता और कुछ नायाब और स्पेशल लोग।
कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम बात कर रहे थे कि जहां पे हुक्मरानों की, हमारे स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की और हमारी फिस्कल पॉलिसी की ऐसे मय्यज कौन से उन्हें करने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को, मुझे और आपको कौन से मय्यज करने हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कौन से ऐसे मय्यज करने चाहिए कि जो हमारी आवाम को इंडिविजुअल लेवल पे कि जो महंगाई को कंट्रोल करने में मामून साबित है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है या जो महंगाई है या इन्फ्लेशन जिसे हम बोल रहे हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम इसको हम अपनी कोशिश कर सकती है, जैसे वो इंटरेस्ट रेट कम करे, जैसे वो अपने जो इंपोर्टेड फ्यूल हैं उसको लोकल फ्यूल में कन्वर्ट करे। जो हम बार बार थारकोल की बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने इंपोर्टेड कोले को लोकल कोले में कन्वर्ट करें तो हम काफी हद तक अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। या हम अपने फ्यूल बेस इलेक्ट्रिसिटी को अल्टरनेट एनर्जी पे ले जाएं, सोलर पे ले जाएं, जो पन बिजली पे ले जाएं, तो उससे हमारी जब इनपुट कॉस्ट कम होगी तो हमारे ओवरऑल जो महंगाई के मसाइल है वो कम होंगे। ये तो है इसका बेसिक कंसेप्ट कि लेकिन एक चीज आप बड़ी अहम है कि क्योंकि हमारा महंगाई आपकी सप्लाई और डिमांड के सिस्टम के ऊपर भी चलती है। अगर हम हमारी एक्चुअल हम कहाँ पे खड़े हैं कि जो चीज महंगी होती चली जाती है हमने उसे ही खरीदना है और हम उसमें कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। मार्केट के अंदर जैसी सप्लाई और डिमांड का, आप डिमांड कम करेंगे तो आपकी प्राइसेस कम होती चली जाएंगी। तो इस तरह का सोल्यूशन नहीं हमें सामने रख के चलना चाहिए। देखिए, ये बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं। कभी लोग एक दूसरे को एडवाइस भी कर रहे होते हैं, जी चिकन महंगा हो गया तो चिकन छोड़ दें, टमाटर महंगे हो गए तो टमाटर छोड़ दें, प्याज महंगे हो गए तो प्याज छोड़ दें। लेकिन ये हल नहीं है। आपको जब तक आप अपने गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स नहीं लेती कि जहां तो वो लोगों का इनकम लेवल बढ़ाए कि उनकी इनकम इतनी हो कि वो ये अफोर्ड कर सके, या वो अपनी जो ज़रूरी पॉलिसियां वो ऐसी बनाए कि उनकी इनपुट कॉस्ट कम रहे और उनकी ओवरऑल जो प्राइसिंग है वो कम हो। क्योंकि जो कंजम्पशन पैटर्न है शायद ही उसमें कोई ओवरड्यू होता है, अनलेस कि जब हम किसी शादी ब्याह में चले जाए। अदरवाइज हमारे कंजम्पशन पैटर्न ऐसे नहीं है कि हम समझे कि हर घर में जो 10 रोटियां रोज आया होती हैं, 50 रोटियां आया होती हैं, वो तो एक नॉर्मल पैटर्न ही चलता है। उस पर शायद ही कंट्रोल हो सके और शायद पॉसिबल भी ना हो। अगर हम इन मेजर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक वो जो बिजनेसमैन कर सकता है ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो, और एक वो हम क्या कर सकते हैं। हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे जो है उसका इंपैक्ट हम कंट्रोल कर सकें। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो इस वक्त जो वो काम कर सकता है जिससे उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो और वो उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े, एक ये कि जो अपनी फिक्स कमिटमेंट्स हैं उनको किसी हद तक कम करें। जैसे आपने बड़े बड़े लग्जरी ऑफिसेस बनाए हुए हैं, महंगी जगहों पे रिटेल आउटलेट्स बनाई हुई हैं, आप उनको कम करें, किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहां आपका जो बैक ऑफिस है वो अगर एमएम आलम रोड पे नहीं है और वो टाउनशिप में है तो इससे आपके बैक ऑफिस की फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपका जो शशका है कि मैं बहुत बढ़ेंगे और बहुत
बड़े दफ्तर में बैठा हूं, वो आपको चेंज करना है। आप अपने बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन शिफ्ट करके उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं। बहुत सारे जो आपके जैसे अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में है जो कंज्यूमर बेस्ड है, तो आप अपने बड़े बड़े आउटलेट्स को अगर आप ऑनलाइन शिफ्ट कर दें तो आपकी बहुत सारी कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो बच सकती है। तो आप अपनी कॉस्ट को इस तरह से कम कर सकते हैं। आप अपनी जो बेस है उसको टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करें ताकि आप मास प्रोडक्शन पे जाएं और इकोनॉमीज की स्केल पे जाएं और आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो। एनर्जी की कंजम्पशन उसमें अगर आप इंडस्ट्री ऐसी लेते हैं तो रिड्यूस हो सकती है। रिड्यूस हो सकती है। इस वक्त गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया हुआ है कि अगर आप सोलर बिजली इसके पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको रिड्यूस रेट पे वो लोन देते हैं, तो आप उसकी तरफ जाए। आप गवर्नमेंट का वेट करने के बजाय आप वो रिड्यूस रेट पे लोन लें और आप उसको उसकी जो टाइम लिमिट है वो भी ज्यादा 5 से 7 साल तक का आपको लोन मिल सकता है, तो आप उस पे चले जाए। अभी जो सोलर एनर्जी की कॉस्ट है ऑलमोस्ट 2.5 से 3 सालों में वो आपका पे बैक कर जाता है। तो आप अपनी जो बिजली है उसको सोलर पे शिफ्ट करें। आप इस मेथड से आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो 5 से 10% तक मजीद कम हो सकती है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। तो आपका ओवरऑल जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। दूसरे हम आ जाते हैं इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं। देखिए, हम किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो कल जाके पाकिस्तान में ज़रूरी अजनास की, गोश्त की, रेंटल की कीमत कम कर सके। वो इंडिविजुअल नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। आपको इस क्योस में अपने लिए वैल्यू क्रिएट करनी, आपको इसके साथ निपटना है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहली बात तो यह है कि अपने आप को ज्यादा मेहनत की आदत डालें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोशिश करें कि आपकी एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो। तीसरी बात यह है कि आप ये अगर आप कुछ काम कर सकते हैं तो आप जो अपनी कुछ सर्विस, अपनी स्किल को जो आप ऑनलाइन बेचें, एक्सपोर्ट करें अपनी सर्विसेज को। आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसके बाहर देखें कि कैसे आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और फिर अपने एंड पे देखें कि क्या आप ऐसे काम कर रहे हैं कि जो आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं। जैसे एप्पल का फोन लेना 90% लोगों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम वो 4-5 लाख का खरीदते हैं, जबकि हमारी जरूरत सिर्फ, बहुत सारे लोगों की जरूरत सिर्फ कॉल करने की हद तक है। वो बहुत सारे ऐसे ब्रांड भी अवेलेबल है जो कि उसकी 20-25% कॉस्ट के ऊपर है। इस तरह के जो आप खर्चे हैं वो आप कम कर सकते हैं, को कम करें, वो कम करके अपनी लाइफ को कर सकते। क्योंकि जब आप ऐसे आइटम पे खर्च करते हैं तो आपकी जो ऐसा फंड्स है जिसे आप यूज कर सकते हैं या इन्वेस्ट करके कुछ कमा सकते हैं वो खत्म हो। जैसे अब आप गाड़ी जो आप कहें जी मैंने तो बड़ी महंगी 2 करोड़ की गाड़ी लेनी, तो इसका मतलब है कि आपका वो 2 करोड़ रुपया आपके बिजनेस से चला गया, और प्लस उसकी कंजम्पशन आपकी पेट्रोल की, वो फिर आपकी इनकम के ऊपर एक मुसलसल बर्डन है जो आपको अफोर्ड करना। तो आप ऐसे आइटम जो नॉन प्रोडक्टिव है उन पे अपनी इनकम को कम खर्च करें, और ऐसे आइटम जो आपके लिए प्रोडक्टिव हैं या आपके लिए मजीद को पैसा जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर आप अपने फंड्स इस्तेमाल करें। इन्फ्लेशन के अंदर होर्डिंग बड़ा रोल प्ले कर रही है। डिफरेंट एग्रीकल्चर आइटम्स देख लें, खाने पीने की देख लें, लोग स्टॉक करते हैं और स्टॉक की वजह से प्राइसेस मार्केट के अंदर अपनी मर्जी से वेरी करते हैं। तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता? किसी भी चीज को स्टोर करना एक बेसिक कंसेप्ट है बिजनेस का, बिजनेस कराने के लिए, बिजनेस में पैसा बनाने के लिए। जैसे बहुत सारी फसलें हैं जो जब उनकी प्राइस, जब वो सीजन में आती हैं तो उसकी प्राइस बिल्कुल कम होती है। जैसे ही उनका सीजन खत्म होता है तो उनकी प्राइस डबल से भी ऊपर गई होती है। तो एक तो ये बेसिक कंसेप्ट है बिजनेस करने का, पैसा बनाने का, कि आप सीजन पे आइटम खरीदेंगे, उसको स्टोर करेंगे और जब वो सीजन नहीं होगा तो उसे बेचेंगे। आप चावल की मिसाल ले लें कि जब वो सीजन में आता है उस वक्त क्या रेट होता है, और जैसे ही वो पुराना होता है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है और उसका रेट भी बढ़ चुका होता है। अब बात यह कि इससे कैसे निपटा जाएगा, तो इससे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही निपट सकती है कि वो उस पर रूल बनाए, वो स्टोरेज की फैसिलिटीज बनाए, वो इतना स्टोर करे कि किसी और के पास ये रह ही ना जाए
आसानी की, अगर मैं स्टोर कर लूं तो पैसे मैं बना सकता हूँ। गवर्नमेंट इतना स्टोर करे और उसकी टाइमली सप्लाई करती रहे तो किसी के पास ये मौका नहीं रहेगा कि वो कोई चीज स्टोर करे और बाद में महंगी करके बेचे। गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा सकती? करते हैं, ओवरऑल हमारा सिस्टम इतना वीक है कि कोई भी काम नहीं कर हो पा रहा। प्राइसेस तो आप देखें तो हर दुकानदार के पास प्राइस रेट लिस्ट पड़ी होती, लेकिन क्योंकि ओवरऑल हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो वीक है, तो इस वजह से सारे के सारे मसाइल जो है वो हमारे चलते ही चले जा रहे हैं। नाजरीन, आलमी अदारा खुराक के मुताबिक दुनिया के अंदर 7 करोड़ अफराद फाके की तरफ जाएंगे मुस्तकबिल के अंदर। मुझे, आपको, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को, हमारी फिजिकल पॉलिसी को प्लान करना होगा कि हमने पाकिस्तान की आवाम को, जो 9 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, उनको किस तरह भूख से, महंगाई से बचाना है। आज हम बात कर रहे थे कि मेरे और आपके करने के कौन से काम है और हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेट बैंक को कैसी पॉलिसीज बनानी है कि जिससे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम हो सके। आज के इस प्रोग्राम से मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। Bear witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईदी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए